हम लोग अपने सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक न्यूमेरिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज एफ नॉट when the light of frequency 2f naught is incident on the metal plate, maximum velocity of the emitted electron is v1। देखो, जो भी फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे ये कह रहे हैं कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v0 वॉज इंसिडेंट, है ना, यानी कि टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट थी दैट वॉज दिस h इंटू 2f0। वर्क फंक्शन जो होता है वो h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट के बराबर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी बता रहे हैं, v1, सो दैट इज हाफ एम v1 स्क्वायर। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5v0, कह रहे हैं जब इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर 5f0 कर देंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स v2। यानी कि ये तो बोलो सेम ही रहता है, वर्क फंक्शन रिमेन्स सेम, एंड दैट विल बिकम 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं फाइंड रेशियो ऑफ v1 एंड v2। तो v1 और v2 का रेशियो बेटा चाहिए, यहां से v1 निकालो, v2 निकालो और दोनों को डिवाइड करो, राइट। अगर आप चेक करो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये है 2h f0 और ये है h f0, इसको इधर भेजेंगे, सो दैट इज सिंपली h f0 दैट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। यहां पर चेक करो 5 है और ये 1 है, यानी कि दिस विल बिकम 4 टाइम्स h f0 दैट इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए तो दिस विल बिकम 1/4, ये सब कटेगा, इट विल बिकम v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो v1 अपॉन v2 कितना आया, दैट इज 1:2। यही हमारा आंसर है, राइट। सिंपल क्वेश्चन है ये एकदम। मैंने आपसे कहा था पढ़ाते समय, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही इक्वेशन है इस पूरे चैप्टर में, और वो ये आपके सामने है, ठीक। जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो इसी से रिलेटेड कुछ बनेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ पूछ सकते हैं आपसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ सकते हैं, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है EV0, राइट। वहां से V0 निकाल सकते हैं हम। इसमें बेटा लेमडा पूछ सकते हैं कि बताओ कितना वेवलेंथ हम इंसिडेंट कराएं, इस तरह की चीजें इसमें बनती हैं, और आसानी होता है इसमें, कुछ कठिन है नहीं। तो आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व होकर 1/2। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस द लोड रेजिस्टर आर इफ द इनपुट वेव फॉर्म इज एज शोन इन दिस फिगर। ये इनपुट है और आर यानी कि लोड पर हमेशा क्या निकालते हैं, आउटपुट। तो आपसे कह रहे हैं आउटपुट बताओ कैसा होगा। बेटा जब इनपुट का मतलब समझ लो क्या है, इनपुट का मतलब ये है कि यहां पर आप इस तरह का एक इनपुट दे रहे हो। हालांकि ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज फॉर प्योरली ऑल्टरनेटिंग करंट, बट जो हमारे पास ये जो दिखा रहे हैं ग्राफ, दिस इज नॉट प्योर ऑल्टरनेटिंग करंट। बोलो यार, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, बट इट इज नॉट लाइक दिस। बट है कुछ कुछ वैसे ही कि पहले पॉजिटिव है फिर निगेटिव है कुछ कुछ वैसे ही, बट एग्जैक्ट नहीं है, राइट। तो ठीक है, फिलहाल समझने के लिए हम कह सकते हैं कि समझ लो यहां पे हमने इनपुट दिया और इनपुट कुछ ऐसा है, ठीक है। हेलो, तो नहीं पता, उधर के बच्चे हैं। चलिए खैर,
तो इस तरह का बेटा ये इनपुट है और इधर ये आउटपुट है, ठीक। सोचो जब पॉजिटिव इनपुट आप दोगे, पॉजिटिव इनपुट का मतलब क्या हुआ कि ये प्लस होएगा और ये माइनस, यानी कि इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो पॉजिटिव इनपुट देने पे यार आउटपुट में कुछ तो मिलेगा, क्योंकि कुछ तो करंट आएगा। और जब निगेटिव वाला इनपुट दोगे, ये वाला, तो ये इट विल बी रिवर्स बायस्ड, और जब ये रिवर्स बायस्ड होगा तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, यानी देयर विल बी नो आउटपुट। तो आउटपुट वेव फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे हिसाब से इट शुड बी, भाई जब तक ये रहा ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक, इसके जस्ट नीचे हम कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाएंगे, राइट। इसके बाद आउटपुट लगातार जीरो हो जाना है। जब ये निगेटिव इनपुट दोगे बेटा, इधर जब निगेटिव इनपुट दोगे तो क्या ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा? और अगर ये रिवर्स बायस्ड है यानी कि हमारा जो आउटपुट है दैट इज जीरो। तो ये हो गया हमारा आंसर। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर ये पूरा जीरो है, राइट। तो इस तरह का जो है हमारे पास आउटपुट आने वाला है। आई कुछ बात समझ में? आपको बस यही एक्सप्लेन करके बताना होगा कि भैया पॉजिटिव देंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, निगेटिव देंगे तो रिवर्स बायस्ड होगा, और फॉरवर्ड बायस्ड में कुछ आउटपुट आ रहा है, रिवर्स बायस्ड में कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। देख लो इसी तरीके का है कुछ, ठीक। जबकि ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन चीजों को यहाँ पे नहीं किया गया। इसमें ये नहीं दिखाया गया कि इस वाले में वैल्यू जीरो है, राइट। तो फिलहाल देखो, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट is applied across the diode, it is forward biased and output of 5 volt is obtained across resistor R. When it is minus 5 volt, then it is reverse biased and no output is formed, right? But जो अभी ये दिखाया गया है इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है कि यहां से लेके यहां तक पूरे में आउटपुट कितना है, 5 वोल्ट। तो मेरे हिसाब से जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि सर यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, जब तक ये जीरो था तब तक ये भी जीरो था, ये बढ़ा कुछ आया तो इधर भी हमने कुछ दिखाया, फिर ये नीचे जब चला गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट दोनों अगर आप बना के दिखा दो तो यू विल बी एट सेफ साइड। ऊपर इनपुट दिखाओ, नीचे आउटपुट दिखाओ, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। बाकी बस वही एक लाइन ऐसे ही, ये लाइन एकदम सही है, यही हमें लिख करके एक दो लाइन एक्सप्लेन करना होता है। अगला बेटा आप देखो, ये सेक्शन सी का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस हमें इंटरनल चॉइस मिल रही है। कह रहे हैं टू सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड अदर ऑफ रेडियस कैपिटल आर आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। यानी कि दो कॉइल्स हैं, दोनों के सेंटर एक ही जगह पर है, एक का रेडियस स्मॉल आर है और एक का रेडियस कैपिटल आर है। कह रहे कैपिटल आर इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, कैपिटल आर बहुत बड़ा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आप मुझे बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक कॉइल ये है जिसका रेडियस बेटा कुछ स्मॉल आर मान लो, इसके बाहर एक बड़ा सा कॉइल ये है, इसका रेडियस आप कुछ कैपिटल आर मान लो, राइट। और देखिए दो कॉइल्स हैं, दोनों का रेडियस दिख रहा है, कोएक्सियल है, सेंटर सेम है, सेंटर हमने भी सेम बनाया है। कह रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट बता दो। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आप बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? कब पढ़ा, कहां पढ़ा इसको हम लोगों ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में जरा सोचो, आपसे बोला गया चेंज इन फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल, और यही इसी के थ्रू जो है बोलो बनता था डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू एम टाइम्स आई पी। सही है, वही एम निकालने की बात हो रही है क्या? बोलो, वही एम निकालने की बात हो रही है, राइट। तो उसके लिए दो चीजें चाहिए अपने को। पहले तो सर हम सेकेंडरी किसको मान रहे हैं और प्राइमरी को ना, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं कि इसको प्राइमरी मानो इसको सेकेंडरी, ऐसा कुछ दिया नहीं है, राइट। तो हम लोग मान लेते हैं भैया, मान लो इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं हम, लेट अस सपोज इसमें हमने करंट फ्लो कराया I1, राइट, और इसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो
अगर आप चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल निकालो, ये सेकेंडरी वाले का चेंज इन फ्लक्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वो चेंज इन फ्लक्स होगा, ध्यान से देखना, डेल्टा फाई एस की जो वैल्यू है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप बता सकते हैं इसके अक्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड तो बोलो इसकी वजह से ही होगी यहां पर, राइट, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहां कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन आर, और वो आर कितना होगा भाई, कौन सा आर होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, I1 की वजह से, इसके सेंटर पे मैं निकाल रहा हूं, सही है, और वो कुछ इस तरह का आएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो, और इसमें मल्टीप्लाई बेटा किसका करना है, पाई आर स्क्वायर का, तो ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस छोटा वाला कॉइल, बोलो यार, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉलर कॉइल। अब हमें चाहिए करंट इन प्राइमरी, तो करंट तो है हमारा I1 के बराबर, यहीं से तुम M निकाल लो, M का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई एस अपॉन आई पी, तो जरा सोचो डेल्टा फाई एस दिख रहा है, बोलो आई पी भी दिख रहा है, तो जब इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, बोलो यार, यही आई चला जाएगा इधर, हो गया सॉल्व, एनी डाउट इन दिस, सही है, तो देखिए ऐसा ही कुछ जो है उम्मीद करते हैं आ रहा होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, सही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है बेटा वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बशर्ते क्या क्लियर होना चाहिए ये, और इसमें भी कुछ नहीं है, बस बच्चों को दिक्कत तब हो जाती है जब किताब में लिखा होता है फाई 2 और इधर I1, उनको ये नहीं पता होता है फाई 2 क्या है I1 क्या है, ठीक, तो हमने इसीलिए जब पढ़ा रहे थे तो आपसे रटने वाला काम हमने वहीं खत्म कर दिया था, हमने कहा था इसको फाई 2 फाई 1 की जगह आप साफ साफ लिखो कि हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, चेंज इन द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। तो अगर ये फंडा क्लियर है कि प्राइमरी क्या चीज होती है, सेकेंडरी क्या चीज होती है, तो हम बड़े इजीली कर पाएंगे, और यहाँ पे देख लो 2 लाइन 1 लाइन में बहुत सिंपली सॉल्व हो गया, अदरवाइज हम लोग इसमें बड़ा बुरी तरीके से उल्टा सीधा सब देख के कंफ्यूज होते हैं, राइट। चलिए फिलहाल, क्योंकि इसी में एक पार्ट और है क्वेश्चन में, उस पार्ट में हमसे कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन बेटा कैसे हो सकता है, सिंपल, बोलो E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी होता है, सही है ना, तो माइनस का डिफरेंशिएशन करना है भाई, आप साफ देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या ये 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 ऐसा आने वाला है, और t की जगह सिंपल क्या डालेंगे 2, बात खत्म हो जाएगा, तो ईएमएफ कितना आएगा भैया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 60 प्लस 16 प्लस 2, तो कितना आएगा 78, बोलो यार, तो इट इज -78 वोल्ट, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसी का ऑप्शन में क्वेश्चन और दिया है, फिलहाल ये दोनों मेरे हिसाब से सिंपल है, इजीली किए जा सकते हैं। ये देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट इज दिस, I इज इक्वल टू I नॉट T अपॉन टाउ, डिटरमाइन RMS करंट थ्रू द सर्किट ओवर द टाइम इंटरवल 0 टू टाउ। मैंने आपसे कहा था RMS करंट या मीन वैल्यू ऑफ करंट कभी भी निकालने को पूछा जा सकता है, पूरी साइकिल में निकालने को बोल सकते हैं, आधे में बोल सकते हैं, ठीक है, या करंट को ही चेंज कर सकते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस बच्चे को आरएमएस वैल्यू निकालनी आती है उसके लिए कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, आई बराबर आई नॉट टी अपॉन, आई बराबर आई नॉट टी अपॉन टाउ, शायद ऐसा ही है, आई नॉट टी अपॉन टाउ, ठीक, और 0 से टाउ तक हमें चाहिए। अब एक चीज बता दीजिए आप लोग, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था उल्टा लिख पढ़ते हैं इसको, पहले स्क्वायर करो, यानी जो भी करंट है उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन यानी कि एवरेज लो,
तो एवरेज बोलो ऐसे ही लेते हैं और फिर उसमें क्या लगा दो, अंडर रूट। यही होता है फॉर्मूला। अब यार बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर मैं एक एक करके इंटीग्रेशन सॉल्व करूं आई स्क्वायर डी टी, तो करंट की वैल्यू हमें पता है, तो ये बनेगा आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर डी टी। वो भी कहां से कहां तक क्वेश्चन में बोल रहे हैं, 0 से टाउ तक। अब तो यार सिंपल बस इंटीग्रेशन का खेल है। आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर, टी स्क्वायर का बेटा क्या टी क्यूब बाई 3 होता है, वो भी 0 से लेकर टाउ तक। तो जरा चेक करना ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर टाउ बाई 3 क्या ऐसा आएगा, इसमें जब लगाओगे तो टाउ क्यूब बाई 3 माइनस 0, टाउ स्क्वायर और टाउ क्यूब कटेगा, टाउ बचेगा केवल। सो ये हो गया आई नॉट टाउ बाई 3। और नीचे वाला जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू टाउ, ये तो बोलो सीधे सीधे टाउ आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t होता है और उसमें भी लिमिट लगाओगे 0 से टाउ, तो वैल्यू सीधे सीधे टाउ आ जानी है। और मेरे को साफ साफ आरएमएस वैल्यू दिख रही है, आई आरएमएस बराबर अंडर रूट के अंदर दिस बाई दिस, टाउ टाउ भी कट जाएगा, बोलो वैल्यू आनी है आई नॉट बाई 3, यानी कि आई नॉट बाई अंडर रूट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही करंट नॉर्मल करंट होता आई नॉट साइन ओमेगा टी, तब वैल्यू क्या आती है, आई नॉट बाई रूट 2। सही है, क्योंकि हमने ओरिजिनल करंट को ही चेंज कर दिया है, तो भैया आरएमएस वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज है, सिंपल है, कर पाएंगे। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन इस पे आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। ये हो गया। कह रहे शो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज सेम एज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट विद आई बराबर आई आरएमएस। जब मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा रहा था, तो यहां वाली इस ब्रांच में आप लोगों को मैंने इन डेप्थ बताया था कि आरएमएस करंट होता क्या चीज है। उस समय आपको बताया था, याद करो, एवरेज करंट या मीन करंट का लेना देना किससे होता है, चार्ज से। एवरेज करंट का लेना देना चार्ज से, और आरएमएस करंट का लेना देना हीट से होता है। और देख लो सेम चीज को यहां घुमा के पूछ दिया गया। इस बार तुमसे आई आरएमएस निकालने को नहीं बोला, आपको कह रहे हैं शो दैट heat produced in a cycle of alternating current is same as the heat produced by direct current with I बराबर IRMS। इसका मतलब इनका सीधा है कि अगर किसी सर्किट में आरएमएस करंट फ्लो होता है, तो आप ये बताओ कि जो हीट जनरेट कर रहा है वो आरएमएस के इक्विवेलेंट होता है। तो एक चीज सोचो, अगर मैं हीट की बात करूं, तो क्या हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है बेटा, यही होता है। और अगर मैं इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में रखूं, तो यही कुछ ऐसा हो जाता है। बताओ भाई, करंट की वैल्यू अगर रख दिया जाए आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। सो दैट विल बिकम, चेक करना, आई नॉट स्क्वायर आर बाहर हो जाएगा, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, राइट। उसको भी अगर मैं पूरी साइकिल में बात करूं, तो ये 0 से लेकर कैपिटल टी तक हो जाएगा। एंड दिस कैन बी सॉल्व्ड एज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म्स में अगर लाएं, जैसा आरएमएस में हमने करवाया था डेरिवेशन में, तो सोचो जरा ध्यान से, कॉस 2 थीटा जो होता है, क्या वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है? तो यहां से चेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ऐसा लिखा जा सकता है। ये 2 को भी बाहर ले आते हैं, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ये सब बाहर हो गया। अंदर बेटा सिंपली बनेगा डी टी फ्रॉम 0 टू टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। बोलो
यही आएगा। इसको भी अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ये तो बोलो कैपिटल टी आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट लगाओ 0 से कैपिटल टी, तो कैपिटल टी ही आ जाएगा सॉल्व होकर के, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, माइनस साइन नहीं होता है, केवल साइन, बोलो यार, अपॉन 2 ओमेगा और हो जाएगा। इसमें भी बेटा लिमिट लगेगा 0 से कैपिटल टी, सो आई नॉट स्क्वायर कैपिटल आर बाई 2 टाइम्स टी माइनस, ध्यान से समझना, 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर, अंदर बनेगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो ओमेगा कैपिटल टी जो है क्या वो 2 पाई के बराबर है? अगर वो 2 पाई के बराबर है तो भैया 2 ओमेगा टी 4 पाई के बराबर है, और साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सब क्या होता है? 0। तो ये पूरा का पूरा 0, साइन 0 0 होता ही है, वो भी 0, ये भी गया, ये भी गया, तो ये भी गया, बोलो यार। तो वैल्यू कितनी बची बेटा? हीट की जो वैल्यू बची है क्या वो आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 बची है? बोलो यार। और बहुत ध्यान से सोचो, क्या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, आई नॉट बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर? तो क्या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी? बोलो यार। इट सिंपली मीन्स कि भैया हीट का जो फॉर्मूला सॉल्व होकर के आया ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में, हीट का फॉर्मूला सॉल्व होकर के आया है आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, जबकि किसी डीसी करंट में फॉर्मूला क्या होता था, आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब जो काम वहां पर आई करंट कर रहा था वही सेम काम यहां पर आरएमएस करता है, और यही चेक करो हमें प्रूफ करना था। शो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ साइकिल ऑफ एसी, तो चेक करो हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट में ही हीट निकाला है, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी करके, राइट। कह रहे प्रूव दैट इट इज इक्वल टू दैट विद डीसी विद करंट आई आरएमएस, मतलब डीसी में जब आरएमएस करंट अगर फ्लो करा दोगे तो सेम हीट जनरेट होगा जैसा ऑल्टरनेटिंग में होता है। तो हमने ऑल्टरनेटिंग का करंट हीट हमने निकाला, ऑल्टरनेटिंग का हीट निकाला, सॉल्व करके फाइनल यहां तक पहुंच गए। ये आंसर हमको बता रहा है कि ये रिजल्ट तो सीधे सीधे डीसी में भी आता है, बोलो यार। बट वहां पे आई स्क्वायर आर टी होता है, यहां पे आई आर एम एस है। इसका मतलब सर अगर डीसी में सेम आउटपुट लाना चाहते हो तो उसमें आरएमएस करंट फ्लो करवा दो, और यही आरएमएस करंट का डेफिनेशन है। आरएमएस करंट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट which when flown in a circuit for the same time produces same amount of heat as alternating current will produce। क्या ये बात समझ में आई? यही सेम चीज आपसे यहां पे शो करने को कहा गया फिलहाल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ये नई चीज आ गई भाई, जिनका दिमाग अपने आप नहीं चलता ज्यादा उनको लगता है ये क्या आ गया, सर ने तो आई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ाया था, राइट। तो यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, और वो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, यार ये क्या चीज हो गई, हम तो आरएमएस रट के आए थे खाली, मतलब रटने वाले बच्चों की बात बता रहा हूँ। तो उनको नीचे वाला कोई पार्ट जो है नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये दिया हुआ है। बोर्ड में हमेशा पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज इजी वन। हो सकता है जो इजी लग रहा हो थोड़ा लेंदी हो, राइट, तो वही कर लो, गलत करने से अच्छा थोड़ा ज्यादा कर लो, 2-4 लाइन, वो ज्यादा अच्छा है। ये देखो 78 वोल्ट निकाला है, हालांकि दिस शुड बी निगेटिव, क्योंकि यहां माइनस लगता है, बोलो माइनस डी फाइव बाई डी टी, सो इट विल बी माइनस 78 वोल्ट। हालांकि ये माइनस भी उसकी डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे सब चीज ये तो मैं करा ही चुका हूं आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज दिस। कह रहे हैं कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव चैप्टर का है,
और ईएम वेव में बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सही है। कंपेयर करने पे बेटा के कितना मिला, 300 पाई, और के होता क्या है, 2 पाई बाई, के क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो भैया लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/150 मीटर। समझ आई कुछ बात, यही निकालना था, कह रहे हैं वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ निकाल दिया हमने कंपेयर करके, सिंपल चीज है। सही है। यहीं पे अगर तुमसे बोलते टाइम पीरियड बताओ, तो ओमेगा को कंपेयर करते हैं हम। ओमेगा कितना है, 2 × 10⁻11, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यहां से बोलो कैपिटल टी आ सकता था, उसको निकाल सकते हैं। आपसे बोले फ्रीक्वेंसी बताओ, उसी को 2 पाई एफ लिख दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। राइट। कह रहे हैं राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखो भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज सोचो, अंदर वाली सारी चीज सेम होती है, कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज छाप देना उठा के। सिर्फ कहां चेंज आएगा, क्या ये ई नॉट है, हमको निकालना बी नॉट है, कैसे मिलेगा, यस, ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी। तो बी नॉट जो होगा, क्या वो ई नॉट बाई सी होगा, ई नॉट है भैया 30, और सी है 3 × 10⁻8, ये कटेगा आएगा 10। क्या ये वैल्यू आ गई 10⁻−7, वही वैल्यू उठा के डाल दो, यहां पे रखो 10⁻−7, बाकी पूरा एज इट इज। बात खत्म, कोई डाउट। बस यहां पे क्या लिखोगे, अगर ई वाई लिखा है तो क्या उसको बी वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो बी जेड या तो बी एक्स। बोलो यार, क्योंकि वेव का डायरेक्शन यहां पे हमें नहीं दिया है, तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो हम एक्स में लिख देंगे या तो जेड में लिखेंगे। अगर वेव भी दिया होता तो हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता, बोलो राइट है। तो उस तरीके से आप करेंगे। देखो 1/150, उसके बाद 10⁻−7 है, देख लो एज इट इज है, बस y की जगह चाहे z लिखो चाहे x लिखो। क्लियर है। अगला देखो, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या गॉस लॉ पढ़ रखा है हमने, उसका स्टेटमेंट रट लो, प्रूफ रट लो, हो सकता है डायरेक्ट पूछ दें ऐसे ही। यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये भी कर चुके हैं। एज इट इज डेरिवेशन है सिग्मा अपॉन 2 ε0 डायरेक्ट। तो बेटा अब इसका मतलब हो गया कि दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आज जाके पढ़ो उसको। राइट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशंस को मैं इन डिस्कशन में नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है, कई बार पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो इतनी बार पढ़ाने के बाद। जहां कुछ नया दिख रहा है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि इसमें क्या करना है। राइट। तो फिलहाल आपकी जगह मैं होता तो मैं ऊपर ही वाले दोनों पार्ट कर लेता, क्योंकि नीचे वाला कुछ अलग लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। राइट। फिलहाल पढ़ते हैं। टू इंसुलेटेड रॉड्स ए एंड बी आर अपोजिटली चार्ज ऑन देयर एंड्स। एंड्स पर अपोजिटली चार्ज है, क्या दिख रहा है सबको, दे आर माउंटेड एट द सेंटर्स, यानी सेंटर से बंधे हुए हैं दोनों, सो दैट दे आर फ्री टू रोटेट एंड देन हेल्ड इन द पोजिशन एज शोन इन दिस फिगर। इस तरीके से इसको हमने रख दिया। इन अ व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से देखने पर रॉड्स रोटेट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो रॉड्स हैं ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रही हैं प्लेन ऑफ पेपर, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ऐसे घूम रही है। क्लियर। विल द रॉड्स स्टे इन दोज पोजीशंस व्हेन रिलीज्ड। इन रॉड्स को अगर ऐसे छोड़ा जाएगा तो क्या ये इसी पोजीशन में रहेंगी, इफ नॉट, अगर नहीं रहेंगी, देन व्हाट पोजीशंस विल दे मूव। अगर इसमें नहीं रहेंगी तो फिर कैसे रहेंगी भाई। विल देयर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बी स्टेबल, क्या इनका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, फिर से पढ़ो।
क्वेश्चन क्लियर है? अब आप बताइए, अगर ऐसे छोड़ा जाएगा तो क्या ये इस पोजीशन में रुका रहेगा जैसा है? नहीं तो क्यों नहीं? क्यों नहीं रुकेगा? बेटा अगर ये रॉड्स चार्ज रॉड्स हैं, विल दे क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग इटसेल्फ? ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगी। इसका मतलब ये वाला रॉड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब इफ वी कंसीडर देम लाइक अ डाइपोल, अगर डाइपोल की तरह हम देखें इनको, तो आप खुद चेक करो कि ये वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कोई डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या वो खुद को टॉर्क लगा करके घुमाता है पीई साइन थीटा? उसी की वजह से घूमेगा, राइट? जब ये घूमेगा तो ये ऐसे सीन में घूमेगा, ये प्लस ये माइनस, सेम पोजीशन बोलो इसका भी आएगा, प्लस माइनस। भाई जब ये घूमेगा ऐसे, जब ये घूम रहा होगा तो ऐसा सीन बनेगा। एक चीज समझ लो, ये ऐसे नहीं घूम रहा, घूम तो ये ऐसे रहा है, बोलो यार, लेकिन अब हम ऐसे कैसे बनाए यहां? तो हम ऐसा दिखा रहे हैं। बात समझ में आई? तो अगर ये घूमा, इस तरीके का एक सीन आएगा। अब इस सीन में आप चेक करो ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है? हम्म? कोई सिस्टम स्टेबल है या नहीं है कैसे पता चलता है? यहां तो वो वाला मैटर ही नहीं है ना? आपको ये समझना चाहिए, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि पहली बात तो नेट फोर्स जीरो हो। दूसरी बात, अगर उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम थोड़ा डिस्टर्ब भी करें, वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाए। बोलो यार, तभी तो बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे मैंने आप लोगों को 11th में जो पढ़ाया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ऑब्जेक्ट का यहां पर होना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ऑब्जेक्ट का यहां पे होना। कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो एकदम खाई में नीचे खड़ा है, ऑलरेडी इतना नीचे है कि और कितना नीचे जाएगा, ऑलरेडी वो खाई में है, सबसे नीचे है, वो स्टेबल है, वो कोई टेंशन नहीं है। इधर जाएगा फिर वहीं ढंगल के आएगा, इधर चलेगा फिर वहीं गिर के आएगा। लेकिन ये जो है, जब तक ये पीक पे खड़े हैं पहाड़ की एकदम चोटी पे, तब तक तो ठीक है। हल्का भी इधर गए तो भाई इधर ही खाई में घुस जाएंगे, ये अनस्टेबल है, ही इज हाईली अनस्टेबल। बोलो यार, तीसरे तरह का इक्विलिब्रियम होता है ये, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये इधर ढनगाओगे तो इधर ढनक जाएंगे, इधर ढनगाओगे इधर ढनक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, राइट? अब यहां पर बेटा देखो, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा इधर दोनों को करीब लाता हूं, ऐसे दोनों को करीब लाऊंगा तो क्या दोनों रिपेल करेंगे? और इन दोनों को जब मैं पास में ला रहा हूं तो ये दोनों अपने आप, भैया दोनों कहां पर ये माउंटेड है, फिक्स्ड है सेंटर पे। इनको पास लाओगे, ऐसे पास लाओगे तो ये तो अपने आप इधर जाएगा, ये तो ऑलरेडी दूर जा रहा है। और ये दोनों बोलो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो रिपेल कर ही रहे हैं, बात समझ में आई? ये भी रिपेल कर रहे हैं। तो ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये सिस्टम जो है वापस अपने फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि हम तो इनको पास लाए, और क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, जैसे छोड़ेंगे वो वापस चला जाएगा। बोलो यार, दूसरा सिस्टम ये हो सकता है कि ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, और ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, कि एक घूम जाए एक ना घूमे, ऐसा भी हो सकता है।
ये वाला सीन अगर बना तो जरा सोचो, अगर मैं इन दोनों को पास में ले आऊं, जैसे ही इन दोनों को पास लाऊंगा ये दोनों ऑब्वियस से दूर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को बोलो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट जब आप इनको थोड़ा सा पास ले आओगे तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा या इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो चुकी है। डिस्टेंस कम होगी तो इनका अट्रैक्शन तो लगातार बढ़ता जाएगा, तो ये चिपक जाएंगे ऐसे। अगर ये इसी तरीके से चिपक गए तो ये सिस्टम फिर से कैसा है? अनस्टेबल। दिस इज अगेन अनस्टेबल। जबकि इसके कंपैरिजन में ये वाला सिस्टम कैसा है? स्टेबल, राइट। और एक सिस्टम और बन सकता है जब इसको फाइनली घुमाया जाएगा, तो फाइनली जब आप इसको घुमाओगे तो कुछ इसी तरह का सिस्टम फिर से आएगा। ये वाला सिस्टम फिर से जब देखा जाएगा तो ये एक बार इक्विलिब्रियम में आ सकता है, इनफैक्ट स्टेबल। मतलब ये क्वेश्चन में आपको देखो मैं दिखा रहा, इसी तरीके से आपको बना करके एक्सप्लेन करना है कि अलग अलग सिस्टम में, ठीक है, कैसे कैसे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। एक बार देखो आपने ऐसा ऐसा दिखाया, एक बार आपने अपोजिट करके दिखाया, फिर आपने फाइनली ऐसा दिखाया कि फाइनली जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिखाई हमें पड़ेगा, तब जाकर के वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपनी आएगा। ठीक, तो इस तरह के जो नए क्वेश्चन दिखाई पड़े, राइट, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो तभी आप उसको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज उसके साथ ऑप्शन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको तुम कर सकते तो फिर वही करो। क्लियर है? नए क्वेश्चन में तब घुसना जब वो उसके बारे में आपको 100% पता हो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। तो यही होता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स, मैग्नेटिज्म में ये फोर्स। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऐसे मैंने आपको कई केसेस कराए हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आपसे कह रहे हैं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स दिस रीजन परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड पासेस आउट अनडिफ्लेक्टेड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्या ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है? यस, इट इज वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर सर्किट। बताओ, जो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड जाते हैं क्या उन पे नेट फोर्स जीरो होता है? यानी कि जब यही दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, QE और QVB, तो ये कटेगा और वेलोसिटी हमारी कितने के बराबर आती है? E बाई, यही निकालना था। बस ऐसे दो लाइन में नहीं लिखोगे आप, पूरा का पूरा वेलोसिटी सेलेक्टर सर्किट बना करके उसको आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, पूरी बात समझाओगे कि ये वेलोसिटी सेलेक्टर सर्किट है। तो देखो उसके बारे में पूरी बात यहाँ पे किया गया। आप लोग डायग्राम और बना देना, और वो तीनों केसेस जो मैंने बताए थे कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, कुछ सीधे जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, वो आप पूरी बात यहाँ दिखा देंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन और बढ़िया हो जाएगा आपका, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1 ईच आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर एज शोन इन दिस फिगर। दोनों जो मैग्नेट्स हैं वो कितनी डिस्टेंस पर है? 2 मीटर में। देख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू डाइपोल्स। इन दोनों डाइपोल के जस्ट बीच में, मिडिल में, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको बतानी है वहां पर। एट व्हाट एंगल इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन टू द फील्ड ड्यू टू बार 1, यानी पहले वाले से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल पर है। तो पहले तो ये बताओ, पहले वाले मैग्नेट की वजह से वहां पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड होएगी या नहीं होएगी, और होएगी तो किधर होएगी? बताओ भाई सात्विक। ऐसी चीज आपने कब पढ़ी है? किस चैप्टर में पढ़ा है? यस, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, राइट। या फिर सबसे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है?
जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सिस्टम था, क्या सेम वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल वाला था? है ना? और एक चीज बताइए, अगर ये वाले मैग्नेट की मैं बात करूं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मैंने आपसे कहा था साउथ बिहेव्स लाइक नेगेटिव चार्ज एंड नॉर्थ बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे वो पॉइंट है क्या? बोलो यार, क्या ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन पर है इसकी? अगर ये एक्सियल पोजीशन पे है तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होती है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। सही है। ये वाला जो पॉइंट है वो इसकी क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है? और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने पढ़ा डाइपोल में, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल में, क्या वो एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है? तो क्या यहां भी एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या साउथ टू नॉर्थ होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या नॉर्थ से साउथ होगा? बोलो यार, पक्की बात है? B1 की वैल्यू बताइए मेरे को। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। भैया मैग्नेटिज्म में यही होता है। वैसे इलेक्ट्रिक में बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल पोजीशन पर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, समझ में आ रही बात? m कितना है? 1। r कितना है? r कितना है? इसके सेंटर से होती डिस्टेंस यार, ये सही है। देखो यहां पर मैग्नेट का कोई लेंथ हमको दिया नहीं है। अगर दिए ही नहीं है तो हम ये वाला तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सीधे सीधे फिर मोटा मोटा 1 मीटर मान लेते हैं। बात समझ में आया? तो उसको मैं यहां पे रखूंगा। अच्छा B2 बताओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या उसका m अपॉन r क्यूब होता है? एक में 2p अपॉन r क्यूब, में p अपॉन r क्यूब, बस। तो यार वैल्यूज देखो आप, 10 की पावर -7, 2 इंटू 1 अपॉन 1 क्यूब, तो क्या ये सीधे सीधे 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला हो गया बेटा? ऐसे ही इसकी वजह से अगर मैं पूछूं तो 10 की पावर -7 इंटू 1 अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसमें तो 1 ही है, तो 1 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, राइट है। अब एक चीज बताओ, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है ये, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा भाई साहब, क्या वो रिजल्टेंट ऐसा होगा? दिस इज B रिजल्टेंट, और उसका भाई वेक्टर है, उसका तरीका सिंपल है, √B1² प्लस B2²। सो B रिजल्टेंट इज इक्वल टू √B1² प्लस B2²। तो भैया अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाना है। बोलो यार, इंटू 10 की पावर माइनस, तो ये √5 इंटू 10 की पावर माइनस, क्या यही नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी? पहले पार्ट का आंसर। सेकंड में कह रहे हैं एंगल कितना है? मान लो एंगल थीटा है। अब अगर ये निकालना है tan थीटा निकाल दो, तो tan थीटा जो होगा, क्या वो B2 अपॉन B1 है? बोलो B2 अपॉन B1 कितना आएगा? 1/2। एनी डाउट? कोई डाउट हो बताइए। क्लियर है? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चाहे चैप्टर 1 बोलो, चाहे चैप्टर 5 बोलो, यानी मैग्नेटिज्म बोलो या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बोलो, बस वहां 1/4πε0 है, तो यहाँ पे μ0/4 पाई है, वहां पे P होता है, यहाँ M होता है, बाकी तो सब सेम ही है।
क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट में बेटा क्लैरिटी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आना जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए कि सर यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कंफर्म है सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है सर तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही होगा, यही होगा। अगर ये सब क्लियर है, तुम्हें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के साथ कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो क्या है क्वेश्चन में? वैल्यू डालनी है, सिर्फ वैल्यू रखो, आंसर आएगा। तो देखिए √5 × 10⁻⁻⁻ दिस, और ये देखो, हाँ एक चीज और ध्यान दो, कई बार हम लोग जल्दबाजी में इतना ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग टीचर्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बच्चे भी इतने में लिख के छोड़ दिया। क्वेश्चन में आपसे tan थीटा नहीं निकालने को बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था? थीटा निकालने को। तो यू शुड, मतलब टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि इतना तो तुम करोगे ही करोगे अपनी तरफ से। समझ में आई बात? और इसमें भी मैंने एक बार आपको पहले ही बताया होगा कि जब 1/2 ही लिखा है तो डिवाइड तो हमें पता ही है कि 0.5 आएगा, तो वो लिख दो, उसको मत छोड़ो। ठीक है, मैंने बताया था एक बार आपको, मेरे एमटेक में इसी में नंबर कटे थे, इसी तरह की किसी चीज में नंबर मेरे कट गए थे, एक एक नंबर 2 क्वेश्चंस में 50 में 50 आ रहे थे, प्रोफेसर ने काट के 48 कर दिए जानबूझ के, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें पता है 1/2 0.5 होता है, इसमें कौन सा तुम्हें मार्क डिवाइड करना था, तो तुम्हें लिखने में क्या जा रहा था? तो इसलिए लिख दो भाई। ऐसी कोई चीज अगर दिख रही है कि पता नहीं टीचर के मन में क्या बात आए, किस चीज को उड़ा के नंबर काटे तुम्हारे, इसे लिख दो, उसको पूरी बात लिख दो। राइट? अगला देखो, अगला क्वेश्चन फिर से है, कह रहे हैं एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये है बेटा ईएमएफ इज अप्लाइड टू एन इनपुट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये तो एकदम सिंपल है, रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये ईएमएफ लगा दिया। कह रहे व्हाट इज करंट, तो करंट क्या होता है भैया? E0/R, तो I बराबर E0/R sin ωt, ये हो जाएगा। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट? 0। ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट, तो ग्राफ बना के दिखा दो, सेम ग्राफ बनना है दोनों का, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे होगा। ड्रॉ द फेजर डायग्राम, बना लेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज दिस, देन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। कर पाएंगे क्या? ये जो दिया हुआ है ये क्या चीज है? आरएमएस। तो यहां आप सिंपली दिस बाई दिस कर दो, 11 एम्पियर आ जाएगा आरएमएस करंट। बोलो यार, हो जाएगा सॉल्व। बेटा ये जो दिया जाता है ना, दिस इज आरएमएस वैल्यू। ये जो दिया जाता है, चाहे 220 वोल्ट हो, 200 वोल्ट हो, दिस इज आरएमएस वैल्यू। राइट? अगला देखो, डायग्राम ऑफ, अब इसके साथ ऑप्शन में तो मैं तो यही करता यार, आसान आसान है, काहे को मिस में जाए। ये शायद लॉन्ग में आ गए हम लोग। अब देखो लॉन्ग में 5 क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियस एक एक नंबर के 5 रहे होंगे, ऐसे में नंबर कटने के चांस कम होते हैं। अगर एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है, पांचों का हम सही टू द पॉइंट आंसर दे रहे, तो नंबर कटेगा कहां? तो ये लॉन्ग हुआ ही नहीं, ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। वेरी शॉर्ट टाइप 5 क्वेश्चन कलेक्ट करके दे दिया, ये लॉन्ग बन गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लॉन्ग का मतलब ये है कि कम से कम 4-5 पेज में कोई ऐसी चीज पूछेंगे जो आप 4-5 पेज में पूरा पूरा एक्सप्लेन करोगे। अब अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि एक एक नंबर वाले 5 आ रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, और अगर आता हो तो। राइट? नेक्स्ट में कह रहे हैं डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर इज शोन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ दिस। तो मतलब वही है कि अगर तुम्हें ये डायग्राम आता है तो आप एक्सप्लेन करोगे यार, ये P क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है ना? तो ये B1 और B2 जो है, दे आर कार्बन ब्रशेस। बोलो यार, कार्बन ब्रशेस 10th में पढ़ाया जाता है ये चीज तो। और P1 P2 कहां है? नहीं, P कहां है? ये, तो ये क्या चीज है? कॉइल हो गया ये, बस। व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ दिस? तो प्रिंसिपल वर्किंग बताओ भैया। वर्किंग क्या होता है एसी जनरेटर का, मतलब प्रिंसिपल क्या होता है एसी जनरेटर का? जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं तो एंगल चेंज होता है, और जब एंगल चेंज होता है तो उसी से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस करंट आता है, सीधी बात। ठीक? सो व्हेन अ करंट कैरिंग, नहीं, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, then its flux changes due to change in the angle, due to which induced EMF
arise in the circuit and as the circuit is closed induced current also generates in the circuit। तो यही हो गया जनरेटर। मतलब कुल मिला के तुम्हें एक्सप्लेन करना है। यहाँ कह रहे हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ जनरेटर, तो ये वही तुम्हें E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी डिराइव करना है। ये वाला कर लेते हो डेरिवेशन, ये मैंने आपको करवाया है। क्या करना है, ईएमएफ की जो वैल्यू थी, मतलब फ्लक्स की जो वैल्यू थी बी ए कॉस थीटा होती है, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दो, तो बी ए कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसी का डिफरेंशिएशन कर दो, तो एन बी ए ओमेगा आएगा, उसको ई नॉट मान लो, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा बन जाएगा। ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेरिवेशंस में करवा रखा है किस चैप्टर में, ईएमआई वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो लास्ट टॉपिक है वो यही है। तो इसको आप देख सकते हैं। देखो सारी बात जो आपको बताई गई है, देखो ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक। फेज डिफरेंस जो है वो 0 होता है भैया। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, सेम ग्राफ बनेगा, मैंने कहा था ना एम्पलीट्यूड खाली अलग होएगा, तो एम्पलीट्यूड देख लो अलग है, बाकी ग्राफ इज 100% सेम। फिर आपसे कह रहे हैं फेजर बना दो, तो ये देखो फेजर दिखा दिया, एंगल 0 है, ठीक। और इसके बाद ये 11 एम्पियर, तो हमने वैसे बता दिया था 11 एम्पियर आएगा, तो 11 है। एसी जनरेटर के बारे में फिर ये अपना कहानी लिखी है, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो ये वही पूरा पूरा डेरिवेशन है, बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो एन बी ए, और इसका डिफरेंशिएशन में ओमेगा और आएगा, तो देखो बाहर आ जाएगा होगा एन बी ए ओमेगा, इसी को क्या मान लेंगे ई नॉट, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही चीज का आपको करवा चुके हैं, यही आपको उसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं डिराइव लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u for a concave lens using the necessary ray diagram। वैसे ये चीज पूछते नहीं है बोर्ड्स में, बट सैंपल पेपर में दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला जो लेंस फार्मूला, इसका डेरिवेशन बेसिकली क्लास 10th में बच्चों को सिखाया जाता है, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। तो आपको क्या करना है, आपको इसका डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन देखो बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी कॉनकेव लेंस की बात करो तो यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो। देखो कॉनकेव लेंस के केस में क्लास 10th में आपको सिर्फ 2 रे डायग्राम सिखाए गए हैं। कॉन्वेक्स में कितने होते हैं, 6, कॉनकेव में कितने, 2, ठीक है। 2 में पहला केस ये है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट कहीं भी है, इन्फिनिटी पे नहीं है बस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं भी है, जनरल केस लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रे पैरेलल आएगी, क्योंकि ये कॉनकेव है तो डाइवर्ज करा देगा। कहां से डाइवर्ज कराएगा, फोकस से, राइट। एक लाइट रे सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे लाओ, वो तो सीधे ही चली जाएगी। अब ये वाली और ये वाली इधर तो कभी मिलेगी नहीं, यहां मिल चुकी है, तो यहीं पर एक इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहां पे क्रिएट हो जाती है। ये वाला रे डायग्राम समझ में आ रहा है ना। बाकी देखो बहुत सिंपल है, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ को देखें, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, साफ साफ दिख रहा है, एंगल सेम है, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, दैट विल बी आल्सो सेम। सिमिलरिटी में होता है ना ये चीज, तो आप लिखोगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी ओ अपॉन बी डैश ओ। जरा चेक करिए, ये देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी ओ अपॉन बी डैश ओ, दिख रहा है। इसके बाद 2 ट्रायंगल्स और सिमिलर है, चेक करो, एन ओ एफ ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश एफ, ये भी बोलो सिमिलर है। इनमें भी वही काम करेंगे भैया, एन ओ बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। बोलो यार सही है। ये देखो, ये देखो, ये यहीं से आया है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस इज एन ओ अपॉन ओ एफ बराबर ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ। सही है भाई। और एक चीज और देखो, ये जो एन ओ है, एन ओ जो है, क्या इसको ए बी लिख सकते हैं, एन ओ को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। तो क्या ये ध्यान से देखना, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ
अपॉन बी डैश एफ हो जाना है। और एक हम पहले ही लिखे बैठे हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटे ओ बी डैश। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश। बोलो यार भैया, लेफ्ट हैंड साइड ये और ये सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। बेटा ओ एफ क्या है? व्हाट इज ओ एफ? फोकल लेंथ। बी डैश एफ क्या है? क्या ये एफ माइनस वी है? बोलो यार। दैट इज इक्वल टू ओ बी क्या है? ओ बी अपॉन ओ बी डैश क्या है? सही है। बस यहीं से तो निकालना है, इसी को इधर उधर करो, एफ की वैल्यू इससे निकाल लो, आ जाएगी। कर पाएंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, भाई सब तो दिख रहा है, एफ दिख रहा है, यू दिख रहा है, वी दिख रहा है, इधर उधर करो आ जाएगा। कर लोगे? देखिए जरा, साइन कन्वेंशन के साथ सारी चीजों को रख देंगे और रखने के बाद बस केवल एलसीएम लिया, ये हमारा डिराइव हो गया। दिस इज लेंस फार्मूला। कोई डाउट इसमें? कर लेंगे। ये वाला बेटा तैयार कर लेना, ये लेंस फार्मूला, क्योंकि अब सैंपल पेपर में आपको दिख गया है। सैंपल पेपर का मतलब ही यही है कि पूरे सिलेबस के दौरान कई बार, जैसे अब ये चीज है, ये चीज हम लोग पढ़ाते समय छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो 10th में पढ़ चुकी है, नहीं आता बोर्ड में, राइट। बट सैंपल पेपर में अब आखिरी समय है, हमारे पास समय भी है 1 महीने का, तो अगर दिख गया है तो यार पढ़ लो एक बार दो बार, क्या पता यही आ जाए। आ जाएगा तो कर देंगे। बात समझ में आई? और कोई ऐसी टफ चीज भी नहीं है कि 10th में पढ़ लिया था तो अब हम कैसे पढ़ें। 10th में पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए और इजी होना चाहिए, इसीलिए एक बार आपको समझा भी दिया कि इसमें क्या करना है, एक सिंपल सा डेरिवेशन है, राइट। तो एक बार देख लो, कोई चीज मत छोड़ो, क्या पता क्या आ जाए। कह रहे हैं image of a small electric bulb fixed on the wall of a room is obtained on the opposite wall by means of a large convex lens as shown in this figure। यानी कि आपको दिखा रहे हैं कि एक बल्ब है, एक लेंस है, ये एक कोई स्क्रीन है और ये डिस्टेंस को 4 मीटर डायग्राम में दिखाया गया। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड इन दिस पर्पस, कि जो लेंस है उसका फोकल लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है। क्लियर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक चीज बताओ, U क्या ये है? बोलो भाई। और यही क्या V है? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आपको U प्लस V पता है? U प्लस V, U प्लस V की वैल्यू कितनी है भैया? 4, राइट। और अगर मैं, भैया है तो लेंस ही ना, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस फॉर्मूले से u की वैल्यू निकालो और यहां धर दो। जैसे ही आप रखोगे, आप सोचो सिर्फ अपने पास कितनी चीजें बनेंगी? 2, एक v और एक f बनेगा। रख के देखते हैं, थोड़ा सा और फील आएगा। देखो 1/u अगर मैं निकालूं तो 1/v माइनस 1/f होगा क्या? सो u की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? u की वैल्यू ध्यान से देखना, एफ वी अपॉन एफ माइनस वी। एक स्टेप मैंने उड़ा दिया बीच का, एफ माइनस वी अपॉन एफ वी था, उल्टा कर दिया। ये u की वैल्यू उठाकर उधर रखते हैं जरा, तो ये एफ वी अपॉन एफ माइनस वी प्लस वी बराबर 4। सही है? तो इट इज एफ वी प्लस एफ वी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4f माइनस 4v। चेक करो, एफ वी प्लस एफ वी माइनस वी स्क्वायर बराबर 4f माइनस 4v। बोलो भाई, क्या ये 2fv हो गया माइनस वी स्क्वायर बराबर 4f माइनस 4v? बोलो बेटा, सही है? और
इसमें से काम करते, v वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। v वाले टर्म्स इधर जगह है, मैं कर रहा हूं, देखना ध्यान से। इसको इधर ले आते हैं। क्या ये 2f प्लस वी बनेगा? नहीं, 2f प्लस 4 बनेगा। बोलो यार, 2f प्लस 4 टाइम्स v माइनस वी स्क्वायर बराबर, करेक्ट है। और अगर सब उधर ले जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिखाई पड़ रही है आपको? देखना इधर, वी स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का होएगा माइनस 2f प्लस 4 v प्लस 4f बराबर, बोलो यार, इतने में कोई डाउट हो तो पहले बताओ। सही है बेटा। अगर इमेज तुम्हें बनानी है स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर स्क्रीन पे इमेज बनानी है तो क्या v की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए? बोलो यार, अगर v निगेटिव होगा मतलब इमेज लेफ्ट में बनी है, जो कि है नहीं। सही है। दूसरी बात, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब रियल नंबर होना चाहिए v। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तुम चाहते हो रियल रूट्स हो, तो क्या कंडीशन होती है? मैथ वाले बताएं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स अगर चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन? बताओ ना 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 ना, बताओ भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल रूट्स चाहिए। बताओ नालायकों। अबे चुल्लू पर पानी में डूब मरो। डिस्क्रिमिनेंट नहीं पढ़ा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होती कंडीशन? यस, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। ये नहीं पढ़ा है? तब फिर अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी है भैया, तो दैट शुड बी 2f प्लस 4 बी स्क्वायर, बोलो, माइनस 4 ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। सही है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके क्या आप f की वैल्यू निकाल पाएंगे? बोलो भाई। तो यहीं से फोकल लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करके। भाई इसको ओपन करोगे, 4f स्क्वायर प्लस 16f कट जाएगा। लिखो, बताओ क्या आएगा? 4f स्क्वायर प्लस 16f प्लस 16 ग्रेटर माइनस 16f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाना है। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू दिख रही है वो 4 यानी 2 के आसपास होनी चाहिए। कि सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2। देखो जरा, मैक्सिमम वैल्यू 1 दिखा रहे हैं। हम लोगों ने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ किया क्या? एक मिनट। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है भाई साहब, मान लो एक एक्स से एक एक्स उड़ा भी दें, हालांकि मैथ में ऐसा नहीं करते, फिजिक्स में मान लो कर दिया कि मैं नहीं आती ज्यादा मैथ, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f, फोकल लेंथ विल बी लेस देन और इक्वल टू x बाई 4, है ना। और x की वैल्यू जो है वो 4 दिखा रहे हैं। एक मिनट, पहले अपना देखो, हम लोगों ने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? u प्लस वी हमारा 4 था, सही है। और 1 अपॉन एफ इज इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये भी सही है। 1 अपॉन यू अगर इधर लाएंगे तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ होगा,
ये भी सही है। u की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली दैट इज एफ वी अपॉन एफ माइनस वी, ये भी सही है, एफ माइनस वी, ठीक है। एफ वी अपॉन एफ माइनस वी हमने यहां रखा, प्लस v बराबर 4, ये भी सही है। एफ वी प्लस एफ वी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4f माइनस 4v, ये भी सही है। 2fv माइनस वी स्क्वायर 4f माइनस 4v, ये भी सही है। 2f प्लस 4 उसको हम इधर ले आए, माइनस वी स्क्वायर बराबर 4f, ये भी सही है। वी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2f प्लस 4 टाइम्स v प्लस 4f, ये भी सही है। बी स्क्वायर, ये भी करेक्ट है भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाना है। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4f तो 16f, ये भी सही है। 4f स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16f, ये भी सही है। माइनस 16f, ये भी कट गया, तो 4f स्क्वायर, 4f स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो f स्क्वायर प्लस 4 हुआ। अच्छा, इधर देखते हैं जरा इसमें क्या किया गया है। u प्लस वी की वैल्यू को पहले तो कितना मान लिया इन्होंने, x मान लिया, और हम लोगों ने 4 माना था ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने डायरेक्ट 4 रखा है, इन्होंने बाद में x की जगह 4 रखा है, इससे फर्क तो हमें लगता है नहीं पड़ना चाहिए। 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी। यहां पे थोड़ा सा इन्होंने कुछ लोचा किया है, जैसे आप देखो यहां से बेटा अगर आप 1 अपॉन यू निकालोगे, 1 अपॉन यू यहां से इसको इधर ले जाओगे तो ये इधर आएगा, तो क्या ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ आएगा, बोलो यार। और यहां क्या लिखा है, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, तो कुछ इसका लोचा लग रहा है मेरे को, v माइनस यू अपॉन वी एफ, तो वी एफ अपॉन वी माइनस एफ। अच्छा, हम लोगों ने क्या लिखा था, वी एफ अपॉन एफ माइनस वी, है ना, हम लोगों ने एफ माइनस वी लिखा था, ठीक है। और u प्लस वी बराबर 4, ये तो हम लोगों ने भी किया है, v टाइम्स वी माइनस एफ, v माइनस एफ टाइम्स x बराबर v स्क्वायर। अच्छा, इनका एक ये कैंसिल हो गया तो ये इस वाले टर्म से बच गए, v स्क्वायर माइनस वी एक्स प्लस एफ एक्स बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इन्होंने किया होगा, तो वी स्क्वायर माइनस 4xf ये इक्वेशन है ना, इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा, ये इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक, ये इसमें से जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ये आना चाहिए ऐसा, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की जगह अगर 4 रखोगे तो v स्क्वायर माइनस 16f ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार कुछ गड़बड़ किया है, ओके कोई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वी स्क्वायर नहीं होगा ना, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xf, ठीक है। x की जगह अगर मैं 4 रखूंगा तो ये 16 बनेगा, राइट, और 16 रखेंगे अगर हम लोग तो, है ना, सो 1 माइनस एफ,
तो f इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो फोकल लेंथ ये बता रहे हैं मैक्सिमम जो है वो 1 मीटर हो सकता है, और हम लोगों ने जो निकाला है वो 2 मीटर हो सकता है। 2 मीटर फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ, इसका फोकल लेंथ अगर 2 मीटर है, राइट, क्या -2, ये ना जो हमने किया था, नहीं वो तो ये ना, ये तो ठीक है, ये तो पॉइंट मुझे समझ में आया, करते समय ही समझ में आया। देखो इसमें क्या किया इन लोगों ने, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने भी जो किया गलत नहीं किया। एक कोई बच्चा, क्योंकि बहुत ज्यादा रट के तो हम भी नहीं आए हैं, जैसे आप लोग करते हो वैसे हम भी कर रहे हैं, राइट। और कोई बच्चा जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो यही अप्रोच लगाएगा कि भैया u प्लस वी बराबर 4 क्वेश्चन में दिया है, ये है। अब यहां से जब तुम 1/u निकालोगे तो चेक कर लो यही आएगा कि नहीं आएगा। इन्होंने यहीं पे खेल कर दिया है, यहीं पे उन्होंने क्या किया, इसका मॉड लिया और इसको लिखा 1/f माइनस 1/v। नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस। अगर ये किया तो क्यों किया, समझ रहे हो बात? शायद इसलिए किया क्योंकि करने के बाद जो ये रिजल्ट आ रहा है इससे हम किसी फ्रूटफुल रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे। बोलो भाई, नेचुरली जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और यहां पर आओगे तो ये 4f स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -16, तो f स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो ये कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में फिजिक्स में तो जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसका मतलब इस तरीके से करने पे अगर हम यहां फंस रहे हैं तो फिर ये सोचा कि यार भाई एक बार चेक किया होगा कि किया तो हमने अभी भी सही है, गलत तो किया नहीं है, तो फिर यहां और क्या हो सकता है। हो ये सकता है कि अगर तुमने लिखा है u प्लस वी बराबर 4, तो इसका मतलब है बेटा मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ v बराबर 4। मॉड क्यों लगाया यहां पर हमने, इसलिए कि हो सकता है सॉल्व करके कभी u निगेटिव आए, और u बोलो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमेशा निगेटिव होता है, v तो फिलहाल पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जो u साइन कन्वेंशन के हिसाब से निगेटिव होना चाहिए उसको भी जब तुम लिख रहे हो u प्लस वी बराबर 4, तो बोलो वहां पे साइन कन्वेंशन का कोई काम है। हम कह रहे हैं इसके लिए u सॉल्व होके मान लो आए -1, तो अगर तुम लिखोगे -1 प्लस 3 तो क्या वो कभी 4 आएगा? आपको उस -1 का हमेशा क्या लेना पड़ेगा, मॉड, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हैं, डिस्टेंस की। कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग को अब ऊपर से जा रहा है ये क्या चल रहा है? कुछ लोग को जा रहा होगा, आ रहा है समझ में? जो गलती हमारे लोग की कुछ नहीं है, हम लोगों ने अपने हिसाब से किया, यहां पे जब अटक गए तो जाकर के अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब ये चीज पे दिमाग चल रहा है कि अगर हम अटक ही गए हैं तो हमें यहाँ पे इस चीज पे ध्यान थोड़ा देना था कि ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, तब दोनों का सम कैसा आएगा, ऐसा। तो अगर आप u का मॉड लेते हो, देखो v तो यहां वैसे भी पॉजिटिव था, बोलो v की टेंशन नहीं है, टेंशन किसकी है, u की। अगर u का मॉड भी मैं यहां पे लेता हूं तो हमारे पास अब दो ऑप्शंस आ गए। दो ऑप्शंस ये है कि 1/mod u जो है वो 1/v माइनस 1/f से अगर नहीं बन रहा है तो इसको आप ऐसा करो 1/f माइनस 1/v, क्योंकि जब मॉड लग गया तो दोनों चलेगा, x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों चलेगा। आई कुछ बात समझ में? तो अगर मैं 1/f माइनस 1/v लेता हूं अब, तो अब जाकर के ये हमारा सही सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे तिगड़मी क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं जो आपको ले जाके कंफ्यूज कर देते हैं। बट अगर आप बोर्ड एग्जाम में, अब मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं, एज अ स्टूडेंट आप कर रहे हो और आपने यहां से किया ये किया ये किया, यहां पे आके आप अटक गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो ऐसे में क्वेश्चन को आप काटो मत, छोड़ दो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो। तो इसमें भी आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, क्योंकि किया तो तुमने सब कुछ सही है ना, गलत तो नहीं किया है। आप बस एक चीज को नहीं पकड़ पाए कि मॉड यू होना चाहिए था, राइट। तो इस पे आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है। 5 नंबर के क्वेश्चन था तो एक तो पहले यही हो गया 2 या 3 नंबर का, मान लो 2 नंबर का ये रहा होगा, 3 का ये रहा होगा, तो 3 में अगर तुम्हें 2 भी मिल गए तो तुम्हारा काम तो हो गया, तुम आगे बढ़े। बात समझ में आया? तो काटना मत कभी भी, ये भी एक लर्निंग है। बोर्ड में क्वेश्चन काटेंगे तब जब सही कर दिया हमने आगे।
अगर सही नहीं किया तो काटेंगे नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी किया खट से काटा, अब अगला कि ये सही नहीं हो पाया, इसको बाद में देखेंगे। काटो मत, जब बाद में सही कर लो तो पलट के इसको काट दो। अरे स्टेप मार्किंग तो मिलेगी, काटने से फायदा नहीं है, राइट। तो इस तरह की चीजें भैया आ जाती हैं कई बार, जो आपको बुरी तरीके से कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसा ये क्वेश्चन था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट। फिर से देखना, नहीं आएगा अगली क्लास में फिर से पूछना, तो उसके बाद आपसे जो है किया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहे हैं द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V across the combination of the three cells in series to a resistor versus current I। तीन सेल्स हैं, तीन सेल्स के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने रजिस्टर जोड़ रखा है और उसके लिए ग्राफ दिया है। ग्राफ है तुम्हारा V और I के बीच का। कह रहे हैं कैलकुलेट EMF ऑफ द ईच सेल, हर एक सेल का EMF बताइए। एक चीज बताओ, अगर इस तरह का ग्राफ दिया है तो इसकी इक्वेशन निकाल लेते हो? कैसे मिलती है इक्वेशन? हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो x की जगह पे बोलो i है, i अपॉन 2 प्लस v अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो 6i प्लस 2v इज इक्वल टू 12, या 3i प्लस v इज इक्वल टू 6। तो v इज इक्वल टू 6 माइनस i इंटू 3 हो जाना है। बोलो यार, अल्टीमेटली बोलो ये इक्वेशन आ रही है, राइट। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो किससे? v बराबर क्या e माइनस आई आर होता है। अगर तीन सेल्स को सीरीज में कंबाइन किया है और इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है 6 वोल्ट, तो एक सेल का कितना है, कितना है ईएमएफ? भाई 2-2 वोल्ट रहा होगा, सीरीज में है, सिंपल जुड़ जाएगा, 2 + 2 + 2। समझ आ रहा है? पहले मैंने ग्राफ से इक्वेशन बनाई, अब इस इक्वेशन को कंपेयर किया, ईएमएफ की वैल्यू आई 6 वोल्ट, बट हमसे पूछ रहे हैं ईएमएफ ऑफ ईच सेल, और टोटल कितने सेल हैं? 3 सेल, तो एक का कितना होगा? 2 वोल्ट। सही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट बी मैक्सिमम। कह रहे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा करंट की किस वैल्यू के लिए? भैया पावर मैक्सिमम तब होता है जब इंटरनल सर्किट का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो। ऐसा आपको कब बताया गया? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दैट इज बेसिकली मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ाई गई है। मिक्स ग्रुपिंग के केस में आपको बताया था तब प्रीफर करते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सेम होता है। और जाकर के चाहे तो वाला लेक्चर देखना मेरा ओपन करके, या जो पीडीएफ भेजा होगा या नोट्स जो आपने बनाया होगा, उसमें सबसे आखिरी में मिक्स ग्रुपिंग में आपने लिखा है दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। या मैंने पढ़ाते समय मुंह से बोला होगा। और थ्योरम का तो यूज नहीं, क्योंकि थ्योरम तो एज सच बीटेक में आती है सिलेबस में, बट है ये वही बात कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं तो करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां पर भी बेटा वही बात है, सेम चीज है यहां पर कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएं। जरा चेक करो, पहले तो 2 वोल्ट समझ में आ गया, राइट। उसके बाद का काम देखो, ये हो गया। फिर हमसे कह रहे हैं कि भाई V बराबर E माइनस आई आर होता है, ठीक। R की वैल्यू 3 ओम, ये तो हमें वैसे ही अपने लोग को समझ में आ गया है। जब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों 3 ओम होंगे तभी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। यानी मैक्सिमम पावर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होता है। सही है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 3 ओम का है तो आपको सर्किट में निकालना है करंट, कि करंट कितना आएगा। तो करंट आपने सॉल्व किया कि भाई नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और सर्किट में जरा सोचो, 3 छोटे छोटे सेल्स को कंबाइन करके ऐसा सिस्टम है, और इनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहा होगा। बोलो, यही तो है। इन तीनों का कंबाइंड ईएमएफ कितना था? 6, ये था 6,
और सोचो कंबाइंड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, इंटरनल रेजिस्टेंस कंबाइंड कितना था, बोलो यार। इसका मतलब ये भी कितना हो गया 3 ओम, और ये बोलो बराबर होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो करंट की वैल्यू बता दीजिए आप। आई बराबर 6 अपॉन, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो 3 + 3 यानी कि 1 एम्पियर। कुछ बात समझ में आई? तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। गलत क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये यहां तक हो गया। A copper wire is stretched to make its radius decrease by this %. What is the percentage increase in the resistance? भाई resistance का फॉर्मूला होता है R is equal to rho L by A, राइट? आपसे कह रहे हैं कॉपर वायर को खींच करके उसकी रेडियस को इतने % घटा दिया गया है, तो आपसे कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बता दो। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? अगर आप सिर्फ रेडियस पर इफेक्ट ला रहे हो, मतलब सिर्फ एरिया पे इफेक्ट आ रहा है, और जब केवल एरिया की बात किया जाता है तो यही बनता है R प्रोपोर्शनल टू 1/a²। ये चीज जानते हो कि नहीं? ऐसे ही जब केवल आपसे कहा जाए खींच करके लेंथ बढ़ाया जाए तो R प्रोपोर्शनल टू L² बनता है, राइट? तो यहां से अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो ये बनेगा डेल्टा R/R मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एरिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन एरिया की भी बात नहीं, यहां पे बात किसकी है, रेडियस की। एरिया में जो चेंज होगा वो रेडियस के चेंज का 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि एरिया होता है πr²। सो डेल्टा A/A इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा R/R इंटू 100, यानी कि ये डबल हो जाएगा। तो डबल और डबल यानी 4 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर आ गया 4 टाइम्स दिस, यानी कि आंसर शुड बी 0.4%। कुछ समझ में आया? देखो इसका क्या आंसर दिया है, 4.1%। एक मिनट, डेल्टा R/R इंटू 100, हम लोग ने 100 का मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? परसेंटेज चेंज हमें निकालना था, ट्वाइस ऑफ रेडियस 0.4। तो सही लिखा है हम लोगों ने। जस्ट अ मिनट, अगर 0.1% घटेगा तो 0.99 बनेगा। R का 0.1% कितना होता है? 0.1 R/100 ना। ये तो हमें लग रहा गलत लिखा है। क्यों भाई? यहां पे जानते हो क्या मिसप्रिंट है? सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इट शुड बी 1%, नॉट 0.1%। समझे? और अगर 0.1% कह रहे हो तो फिर जो हमने निकाला वो सही है। अगर आप 0.1% मान रहे हो तो जो हम लोगों ने किया है वो सही है, आंसर 0.4% ही आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? दिस इज करेक्ट। ये कई बार देखो यार होता है प्रॉब्लम, टाइपिंग वाइपिंग का एरर है। देखो 0.1% जो होता है R का, ये तो आप लोग समझते हो ना, दिस इज R इंटू 0.1 अपॉन 100। ठीक, तो ये कितना आएगा ये चीज? इसको हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, तो क्या ये 0.001 R आएगा? तो बेटा ये 0.99 फिर थोड़े ना आएगा। ये तो तब आएगा जब 0.01 होगा, तब 0.99 आएगा ना। तो ये बनेगा 0.99, इसके आगे एक 9 और बनेगा। तो ये मामला जो है यहीं से इनका गड़बड़ा गया है, इसलिए इनका आंसर जो है 10 गुना ज्यादा आ रहा है। ये आएगा 0.4%। अगला देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलो आता है आई बराबर नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो E/m इंटू टाउ।
उसका डेरिवेशन है। रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कह रहे हैं 100 ओम है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 गिवन दिस। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको क्या कर पाएंगे हम, बोलो हमको आर टी पता है, हमको आर नॉट भी पता है, अल्फा भी पता है, बोलो यार टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा भी पता है, डेल्टा टी आ जाएगा। कह रहे व्हाट इज द टेम्परेचर, अगर इनिशियल टेम्परेचर है 27 तो फाइनल निकाल लेंगे। अगर हमें चेंज इन टेम्परेचर पता है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस, तो बस टीएफ माइनस इनिशियल है 27। इसको जैसे रखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग शायद कर चुके हैं पिछले पेपर में, है ना। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। आखिरी सेक्शन पे हम लोग आ गए हैं। लास्ट सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चंस और हैं। आखिरी में कह रहे हैं प्रोटॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। Where x is measured parallel to the field lines, if the charge q not move from a to b, ठीक है, then change in the potential energy is given by q delta v। ये भी सही है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v होता है तो एनर्जी होती है ना q डेल्टा v, ये वाली, ये तो ये 2 फॉर्मूले बता दिए इन्होंने, अच्छी बात है। प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10 की पावर 4, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रोटॉन अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही है। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, चार्ज गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये भी पता है, और उसका चार्ज भी पता है, उसका मास भी पता है। विद द हेल्प ऑफ द पैसेज गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है आई नॉट, the potential energy of proton increases or decreases in moving from A to B है। I naught the potential energy of proton increases or decreases in moving from, I naught हमें लगता नहीं है, वो कुछ टाइपिंग स्टेप है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है। बताओ यार, प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी ए से बी जाने पर? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी बेटा, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे होता है, यानी कि बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा और ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट। पोटेंशियल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी जो है चेक करो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, सही है। सो दैट विल सर्टेनली डिक्रीज। इफ द प्लेस ऑफ चार्ज प्लेट्स, मतलब चार्ज प्लेट की जगह पर 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम हैव केप्ट इन एयर ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो सिंपल बात है कि भाई एक चार्ज ये है 1 माइक्रोकूलम का, एक ये है 1 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, और इनके बीच में एक चार्ज और है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर एंड Q3 Q2 बाई आर कर लेंगे। 3 चार्जेस हैं तो कितने पेयर बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 2 का और 2 3 का, और 1 3 का वही बनेगा, तो 3 पेयर बनेंगे, राइट। ये तो कर लेंगे। फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ए टू बी फाइंड चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो गिवन था, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन था, तो चेंज इन पोटेंशियल तो आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनल निकालो और दोनों को सबट्रैक्ट करो, राइट। या फिर Q डेल्टा V करो सीधे सीधे, Q डेल्टा V, भाई पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, Q डेल्टा V कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आफ्टर इट हैज मूव्ड 0.5 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर प्रोटॉन रेस्ट से शुरू कर रहा है तो क्या U 0 है, और आपसे कह रहे हैं कि 0.5 मीटर चलने के बाद आप उसकी वेलोसिटी बता दो, तो क्या हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो v निकालना है, u 0 है, अंडर रूट 2as, s दिया है,
डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो होगा प्रोटॉन पर, सोचना, क्या वो QE/m होगा? बोलो यार, कितने लोग को इतनी बात समझ में आ रही है क्या चल रहा है? एक्सेलरेशन जो है दैट इज फोर्स अपॉन मास, F/m। तो भैया फोर्स होता है QE/m। वैल्यू धर दो, Q पता है, प्रोटॉन है, मास भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, सब पता है। अब देखो इसका आंसर देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ये आप लोगों ने बता दिया था। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे कह रहे हैं तो 1/4πε0 Q1Q2/R। ठीक है, दो ही चार्ज गिवन है क्या? कह रहे हैं इफ इन प्लेस ऑफ चार्ज प्लेट, अगर प्लेट प्लेट की जगह दो ही चार्ज है, ठीक है, दो ही चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, केवल इतना ही सिस्टम है अगर, तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला फिर हम लगा देंगे भैया। ठीक, और अगर इन दोनों के बीच में तीसरा चार्ज भी है जो हम समझे थे क्वेश्चन पढ़ के, तो इसका मतलब फिर तो 3 पेयर बनेंगे, फिर तो हम पूरी निकालेंगे। बट क्वेश्चन में उतना ज्यादा डेप्थ में जाके बात आपसे नहीं किया है, राइट। सिंपल बोले कि चार्ज प्लेट की जगह दो सिमिलर चार्जेस रख दो 1 मीटर की दूरी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगला देखो, ये वही है E∆x, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्टेंस पता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और Q∆V देखो, डेल्टा वी अभी आपने निकाला ऊपर, इसी को यूज कर लिया, Q∆V, तो एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, स्पीड निकालनी है। अच्छा, इन्होंने वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लिया है, नहीं? ठीक है, हम लोग निकाल के देखते हैं। इनका आंसर आ रहा है ये 2.77 इंटू 10⁶। हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने किया है उससे क्या आ रहा है। देखो 2 और 0.5 1 हो जाना है। प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं गिवन था ना, 8 इंटू 10⁻4, 8 इंटू 10⁻4। और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास कितना गिवन है? 1.66 इंटू 10⁻27, 1.66 इंटू 10⁻27। तो जरा सोचो, -19 और 4 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, -15 और 27 ऊपर जाएगा तो 27 - 15 कितना हुआ? 12, राइट। सो √8 इंटू 10⁻6, बोलो यार, मतलब 1.6 और ये 1.66 को मैंने लगभग लगभग कैंसिल कर दिया। 8 का √2 आता है, बोलो। सो 2√2 इंटू 10⁻6 ये मेरा आ रहा है। 10⁻6 तो सही है, 2√2 2.8 आ रहा है भैया, चलेगा? सही है, तो वो भी मेथड है, ये भी मेथड है, दोनों सही है, चलेगा। एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, अब ये इस पर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भैया? रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन ग्राउंड स्टेट, व्हेन एटम रिसीव सम एनर्जी the atom may acquire sufficient energy to raise electron to higher energy state. In this condition, atom is said to be in excited state. From the excited state, the electron can fall back to the state of lower energy, emitting the photon equal to the energy difference between the orbits. यानी कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, और जब एक्साइटेड से वापस डी एक्साइट होकर नीचे आता है तो वो फोटोन इमिट कर सकता है। इन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, द हाइड्रोजन एंड हीलियम आयंस आर एक्साइटेड टू देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स। अच्छा, दोनों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर्स देयर टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू हीलियम। अच्छा, कह रहे हाइड्रोजन ने अपनी सारी जो एनर्जी है वो किसको दे दिया? हीलियम को दे दिया। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड इन द विजिबल रीजन बाय हीलियम आयंस आफ्टर कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम। वेवलेंथ आपको बताना है। देखो, अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या आप पहले तो एनर्जी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन की एनर्जी। पढ़ाया गया आपको ये चीज, -13.6 इंटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 2। दिस इज ग्राउंड स्टेट, n = 1। देखो लिखा भी, यहां तो लिखा ही है। क्या ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है? मतलब n = 2।
तो एनर्जी कितनी है, -13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4। बोलो यार। सेम ऐसे ही क्या हम लोग हीलियम के लिए भी निकाल सकते हैं? हीलियम के केस में -13.6 इंटू 4 बाई, बोलो यार, n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर होता है, तो बाई 4, यानी हीलियम के केस में कितना हो गया, -13.6। समझ आ रहा है कि नहीं? हीलियम ने हाइड्रोजन ने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी, हीलियम को। ठीक है, देखो ये चीज कैलकुलेट यहां पे इन्होंने करके, अच्छा इन्होंने दूसरे मेथड से कर दिया, इन्होंने भैया दूसरे मेथड से कर दिया। हम लोग जो मेथड में चल रहे हैं वो भी अपना सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन की एनर्जी निकाली, हीलियम की एनर्जी निकाली। आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर देयर एक्साइटेशन एनर्जी टू हीलियम, हाइड्रोजन ने अपनी एनर्जी दे दी हीलियम को, मतलब हमें क्या करना है, दोनों का सम। राइट है, सारी एनर्जी किसके पास आ गई, हीलियम के पास। अब हीलियम उसी एनर्जी को क्या करेगा, क्या उसी को हम hc बाई लेमडा बराबर कर सकते हैं, लेमडा आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? देखो किसी भी क्वेश्चन का एक अप्रोच होता है यार, एक अप्रोच, किताब में उनका अपना अप्रोच है, हमारे लोग का अपना अप्रोच है। अगर सही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो आंसर गलत नहीं आता है, आंसर सही आएगा। लेकिन अप्रोच शुड बी राइट, करेक्ट, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए, आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो है कुछ अलग हिसाब से सॉल्व कर दिया है। 3 दिखा रहे हैं, एक में 4 दिखा रहे हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ, मतलब अब इन्होंने क्या किया आई डोंट नो। 3 से 4 क्यों दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि 3 से 4 जा रहा है या 4 से 3, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, है ना। दे आर एक्साइटेड टू देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स, पहला एक्साइटेड स्टेट तो दोनों के लिए n बराबर 2 पर ही होगा, राइट। तो हम लोगों ने जो सोचा है वही सही है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ हीलियम फॉर n बराबर 2, तो ये तो निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे ½ mv² होता है, और इसकी वैल्यू याद करो, हम लोगों ने mv² में 1/2 मल्टीप्लाई करके निकाला था दोनों तरफ, याद आ रहा है? तो यह आएगा kZe² अपॉन 2r, यही होता है काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वो हम यहाँ पे उठा के रख देंगे और उसमें बस n की जगह क्या रखना है, 2, तो ये आ जाएगा। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, रेडियस पहले तो आपको बताना है ग्राउंड स्टेट का, वो तो सिंपल पता है 0.53 होता है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr बराबर nh अपॉन 2 अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हो तो क्या n बराबर 2 हो गया, तो बस एंगुलर मोमेंटम mvr दैट इज इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 तो n की जगह 2 रखो तो h अपॉन पाई आ जाएगा। बोलो भाई। फाइंड द एनर्जी एंड क्वांटम नंबर n फॉर द स्टेट फाइनली पॉपुलेटेड इन हीलियम आयन। कह रहे हैं हीलियम आयन में फाइनली जो है वो एनर्जी बता दो उसकी और क्वांटम स्टेट बता दो। तो एनर्जी पहले तो आप हीलियम की निकाल ही चुके हो कि इसकी एनर्जी पहले अलग अलग निकाला, फिर इसने अपनी सारी एनर्जी इनको दे दी, तो टोटल एनर्जी इनकी हो गई, और वो शायद आएगा 3 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसकी आई थी 13.6 × 4 माइनस में, और इसकी आई थी -13.6। जब दोनों जोड़ोगे तो 3 का टर्म दिखाई पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ -4 दिख रहा है, यहाँ -1 दिख रहा है। नहीं समझ में आ रही बात? तो ये सॉल्व करोगे 13.6 × 4 आएगा माइनस में, राइट। तो बस क्वांटम नंबर इसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना है, तो n की वैल्यू आ जाएगी उस एनर्जी स्टेट से। कैसे आएगी? जो भी एनर्जी आई है 13.6 × 3 दैट शुड बी इक्वल टू -13.6 अपॉन नहीं इंटू n², वहां से n आ जाएगा, सॉल्व होकर। देखो इन्होंने कुछ किया होगा इसमें। रेडियस का पहले तो फॉर्मूला दिख रहा है जो उसमें पूछ रहे थे, एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई, देखो हमने बताया था, ठीक, वो आएगा। यहां से रेडियस आप निकालोगे, फिर एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है वो कितनी है, 4, राइट। तो इन्होंने भी किया कुछ ऐसा ही होगा। देखो बता रहे हैं, हीलियम के केस में हम लोगों ने भी कितनी एनर्जी सोची थी, और हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने कितनी सोची थी,
हम लोगों ने सोचा था -13.6/4 बाई 4 करेंगे, यही सोचा था ना, बाई 4 करेंगे 13.6/4 तो 3.4 आएगा, है ना। और मेरे हिसाब से ये भी निगेटिव होना चाहिए, काय का पॉजिटिव होगा भाई, सही है। और इन्होंने सारी एनर्जी दे दी इनको, तो दिस एनर्जी विल बी एडेड इन दिस, बोलो यार, तो टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए। नाउ एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन, टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन में आओ वापस, जब लगे डाउट तो क्वेश्चन में आओ वापस और पढ़ो फिर से जरा, कहां गया ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। आपसे कह रहे हैं they are excited to their respective first excited state, consequently hydrogen atom transfer their total excitation energy to helium ion। सही है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजना चाहते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। यानी कि अभी जो हाइड्रोजन की एनर्जी है पूरी पूरी एनर्जी उसने नहीं दिया, हम लोगों ने गलती यही की, हम लोगों ने पूरी पूरी एनर्जी उसमें हम ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपसे क्या बोल रहे हैं, उसने अपनी सिर्फ एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर किया है। तो आपको पहले यह निकालना पड़ेगा कि जो अभी एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है। तो जरा चेक करो, हाइड्रोजन गिव्स एक्साइटेशन एनर्जी और वो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, 13.6 माइनस 3.4, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी अभी अपनी एक्साइटेड एनर्जी है। एक्साइटेशन वाली जो एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द करंट एनर्जी एंड ग्राउंड एनर्जी लेवल। ग्राउंड एनर्जी लेवल पे वैल्यू होती है 13.6 और करंट उसकी एनर्जी कितनी थी 3.4, तो 13.6 और 3.4 में डिफरेंस कितने का है 10.2 का। ये एनर्जी है एक्साइटेशन एनर्जी, और ये एक्साइटेशन ट्रांसफर हुआ किधर, ये ट्रांसफर हुआ इसमें, बात समझ में आई। इसको जब उठा के आप इसमें दोगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा माइनस का 3.4, ये बात सही है, जेन्युइन है, राइट। तो जब इसको रख करके आप सॉल्व करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ये एक बढ़िया पैसेज था, आप लोगों को ये वाला पैसेज एक बार फिर से करना चाहिए, अपनी तरफ से करना चाहिए। इस सैंपल पेपर में 2-3 क्वेश्चन पर्सनली मेरे को ज्यादा अच्छे लगे जो थे कुछ कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक करो, अगली क्लास में हम लोग अगले सैंपल पेपर की तरफ बढ़ेंगे।